हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह A to Z क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि मैंने वादा किया था कि आप लोगों का सीटेट का क्लास जल्दी ही सब शुरू होने वाला है, तो आज से मैथ का क्लास आप लोगों का शुरू हो गया है। तो आज से आप लोग मैथ देखना कहीं नहीं भूलिएगा और मैथ का क्लास पूरा क्लास देखिएगा, क्योंकि पूरा बेसिक टू हाई मतलब इसमें कराया जाएगा, बेसिक से लेकर के, क्योंकि सीटेट क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज पूरा परिभाषा के साथ मैथ, जो केवल क्वेश्चन आंसर नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ इस क्लास में पूरा आप लोगों को बताया जाएगा। तो पूरी क्लास देखिएगा और साथ ही साथ जितने भी आगे नेक्स्ट वीडियो आते जाएंगे तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा, ताकि आप लोगों का पूरा डाउट क्लियर हो सके और साथ ही साथ जैसे क्वेश्चन आते हैं उस हिसाब से आपकी तैयारी हो सके, इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को पूरा बताया जाएगा, पूरा पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग इस क्लास को लेना नहीं भूलिएगा, पूरी क्लास देखिएगा, सब कुछ आप लोगों को पूरा बेसिक टू हाई सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की, तो जो देखिएगा बड़े बड़े एग्जामों की तैयारी करते हैं, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, उन लोगों से अगर बेसिक क्वेश्चन पूछ लीजिए तो बेसिक क्वेश्चन वो नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका लेवल कुछ अलग ही होता है, वो हाई लेवल का पढ़ते हैं। लेकिन टेट, सी टेट, सुपर टेट की तैयारी करने वाले बच्चे से अगर बेसिक से बेसिक पूछेंगे, अगर वो पास कर लिया है तो वो बता सकता है, वो पढ़ा है तो वो बता सकता है बेसिक, क्योंकि इसमें बेसिक ही पूछा जाता है बेसिकली। तो आज हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे और लास्ट करेंगे जब सेशन का पूरा मैथ का सेशन जब लास्ट में खत्म होगा, तो आप लोग देखेंगे कि पूरा आप लोगों का मैथ पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। जैसा कि सी टेट में पूछा जाता है कि 15 नंबर थ्योरी और 15 नंबर पेडागोजी, मतलब 15 नंबर का क्वेश्चन होता है लगाने वाला और 15 नंबर का पेडागोजी होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा क्वेश्चन है, जो मैथ वाला सेक्शन है, वो हम लोग पूरा करेंगे। साथ ही साथ जितने भी मैथ में, चूंकि रीजनिंग भी इंक्लूड हो जाता है, 3 चैप्टर है, तो उसको भी हम लोग कर लेंगे पूरा। लेकिन एक शुरू से एक किनारे से हम लोग पूरी बातें हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। अगर हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है कि आप 15 दिन इसको लगातार पढ़ सकते हैं, इतना बड़ा यह चैप्टर है। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ना है जो कि हमारे सिलेबस में दिया है, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछा जाता है। आज हम लोग सेशन के लास्ट में देखेंगे कि 2 ऐसे क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो टेट हो, चाहे वो सी टेट हो, चाहे वो किसी भी राज्य का टेट हो। 2 ऐसे क्वेश्चन नंबर सिस्टम से ऐसे हैं जो कि हमेशा ही पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों को यहां इस सेशन के लास्ट तक देखने को मिलेगा। तो पूरी क्लास ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, सब कुछ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं नंबर की, अगर हम बात करते हैं नंबर की, नंबर को मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, नंबर की शादी हुई और उसके 2 बच्चे हुए। अब 2 बच्चे कौन कौन से हुए ये देखिए। 2 बच्चे इसके हुए, एक हुआ रियल नंबर, वास्तविक नंबर, एक हुआ वास्तविक नंबर और एक हुआ काल्पनिक नंबर। एक हुआ कौन सा? काल्पनिक नंबर, इमेजिनरी नंबर। हमें कौन सा नंबर नहीं पढ़ना है? हमारे सिलेबस में काल्पनिक नंबर दिया ही नहीं है, इसको आयोटा से डिनोट करते हैं, ये होता है आयोटा। इसको हमें पढ़ना ही नहीं है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें अब क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है वास्तविक नंबर। इसकी परिभाषा भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। अब बात करते हैं वास्तविक नंबर की। वास्तविक नंबर, ऐसा मान लीजिए कि 2 बेटे थे, एक का नाम था काल्पनिक, एक का नाम था वास्तविक। काल्पनिक की शादी नहीं हुई, इसका वंश आगे नहीं बढ़ा, और वास्तविक की शादी हुई जिसके भी 2 बच्चे हुए। और इस काल्पनिक के 2 बच्चे कौन कौन से हुए? एक हुआ परिमेय और एक हुआ अपरिमेय। एक हुआ कौन सा? परिमेय, और दूसरा कौन सा हुआ? अपरिमेय। ये 2 बच्चे इसके हुए, परिमेय और अपरिमेय। अब परिमेय और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, ये बात जानने की है, इसको भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्या इनका भी वंश आगे बढ़ा, मतलब कि क्या हमें इसके और आगे भी पढ़ना है? तो हाँ, अपरिमेय में आगे नहीं है, बस अपरिमेय में यहीं तक है। लेकिन परिमेय में
तीन भाग हो जाते हैं। अब परिमेय को डिफाइन हम लोग करेंगे, इसकी परिभाषा भी अभी हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग इसका वंश देख लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, ये बातें क्लियर होनी चाहिए। तो परिमेय में हम लोगों को तीन चीजें पढ़नी है, और वो क्या क्या है? एक होता है प्राकृतिक संख्या, एक होता है प्राकृतिक संख्या, और दूसरा क्या पढ़ना है? दूसरा पढ़ना है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, और तीसरा क्या पढ़ना है? तीसरा पढ़ना है पूर्णांक। ये तीन चीजें और हम लोगों को पढ़नी है, नीचे दिख रहा होगा। तो ये इतना हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, ये पूरी बात है। अब हम लोग परिभाषा के हिसाब से एक एक चीज को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काल्पनिक को नहीं पढ़ना है। वास्तविक में परिमेय, अपरिमेय, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। एक क्वेश्चन यहीं से, इसी स्लाइड से एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए यहीं से पूछ लिया था। तो ऐसे ही क्वेश्चन इसमें सीटेट में बनते हैं थ्योरी बेस पे। ठीक है, अब आइए हम लोग वास्तविक और काल्पनिक में बात करते हैं कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं और काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या तो हम लोगों को पढ़ना नहीं है, वास्तविक में परिमेय और अपरिमेय। अब परिमेय से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है, इसकी परिभाषा कैसे है और कैसे इससे क्वेश्चन बनता है। तो परिमेय को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। बात करते हैं परिमेय संख्या की। तो परिमेय संख्या क्या होता है, आइए जानते हैं परिमेय संख्या क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये संख्याएं वे संख्या होती हैं, वे संख्या होती हैं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q के रूप में लिख सकते हैं और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। p 0 रहेगा चलेगा, लेकिन q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये होती है परिमेय संख्या की परिभाषा। इसमें सारी संख्याएं आ जाती हैं। इसमें ऋणात्मक की भी संख्या आ जाती है, इसमें ऋणात्मक की भी संख्या आ जाती है, इसमें 7/9 ऐसी बटे वाली भी संख्या आ जाती है, इसमें ये भी संख्या आ जाएगी, √9 भी आ जाएगा, इसमें -2/7 ये भी संख्या आ जाएगी। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या इसमें ये आ पाएगा 5/0? क्या इसमें ये संख्या आ पाएगी परिमेय संख्या में? तो उत्तर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि p/q के फॉर्म में तो लिखा गया है, लेकिन q बराबर 0 यहां पे दे दिया गया है, जबकि q बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अब एक बात और कमेंट करके बताइए, क्या ये संख्या लिखा जा सकता है 0/5? 0/5 क्या लिखा जा सकता है? तो जी हाँ, ये 0/5 लिखा जा सकता है, क्योंकि p/q के फॉर्म में है, जबकि q बराबर 0 नहीं है, q बराबर क्या है? 5 है। इसका मतलब ये संख्या लिखा जा सकता है और 5/0 ये संख्या क्या है? नहीं लिखा जा सकता है। तो ये तो हो गया परिमेय संख्या की परिभाषा, और इसके साथ साथ कुछ उदाहरण
अब हम लोग बात करते हैं कि परिमेय संख्या में क्या क्या पढ़ना है। तो परिमेय संख्या में प्राकृतिक संख्या पढ़नी है, पूर्ण संख्या पढ़नी है और पूर्णांक संख्या पढ़नी है। ये तीनों संख्याएं हम लोग कब पढ़ेंगे, जब हम लोग अपरिमेय संख्या की भी बात कर लेते हैं। तो अब यही अगर हम अपरिमेय संख्या की परिभाषा की बात करते हैं कि ये कौन सी संख्या होती है, ध्यान दीजिएगा। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिनको P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, ऐसी संख्या जिनको P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। P बटे Q के रूप में कब लिखा जा सकता है, जब कोई P या फिर Q, मान लीजिए P बटा Q है, या तो ये रूट में हो या P रूट में हो और Q नीचे हो, इस तरीके से लिखा जा सकता है। कोई एक संख्या क्या होनी चाहिए, रूट में होनी चाहिए, या फिर दोनों संख्या क्या होनी चाहिए, रूट में होनी चाहिए। इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन P बटा Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं, जो कि यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम बात करते हैं पाई की, पाई फेमस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आज तक का इतिहास है, अनगिनत बार पूछा गया है। टेट, सी टेट, सुपर टेट, ऐसे कई राज्यों के टेट में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कौन सा, पाई का। पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। और लोग इसमें क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि पाई का मान कितना होता है, 22/7। 22/7 होता है, तो लोग इसका मान निकाल के लगाने लगते हैं क्वेश्चन को, इसीलिए क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। 22/7 तो क्या हो गया, P बाई Q के फॉर्म में हो गया, और Q बराबर 0 भी नहीं है, तो ये यहां से क्या निकाल लेते हैं कि P बाई Q के फॉर्म में है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। जबकि हमें 22/7 का आंसर नहीं देना है, हमें देना किसका है, पाई का आंसर देना है। तो नोट करके लिख लीजिए, नोट बना के लिख लीजिए कि पाई हमेशा अपरिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय संख्या है। ठीक है, नोट बना लीजिए, नोट बना कर लिख लीजिए, कहीं भी आए पाई कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब कुछ और भी संख्या को देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि √3 है, √5 है, √7 है। ये सब कैसी संख्या है, ये सब अपरिमेय संख्या है, जिसको P बटे Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम √9 की बात करते हैं, तो √9 बराबर क्या हो जाएगा, √9 बराबर हो जाएगा √3 × 3, तो यहां से 3 बाहर हो जाएगा। इसका मतलब देखिए √9 का मान कितना है, 3 है, तो 3 तो P बाई Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। किसी भी संख्या के नीचे 1 लिख देंगे तो वो क्या होता है, वही संख्या रह जाता है। इसका मतलब √9 नहीं लिखा जा सकता है अपरिमेय में। √9 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए ये क्या हो गया, √9 यहां पे गलत हो जाएगा। ठीक है, कुछ और भी उदाहरण देख लीजिए, जैसे कि 1/√7 है। ये भी कैसी संख्या है, P बाई Q के फॉर्म में तो है, लेकिन √7 नीचे रूट में है संख्या, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो आई होप ये परिमेय और अपरिमेय का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम लोग परिमेय का पूरा हम लोग देखते हैं, उसका परिवार देखते हैं। परिमेय का पूरा परिवार देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब परिमेय का पूरा हम लोग परिवार देखते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या की बात करते हैं कि इसका परिवार कितना है। तो परिमेय संख्या में पहला है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, पहला हम लोगों को क्या पढ़ना है, प्राकृतिक संख्या पढ़ना है। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है, इसका
परिभाषा क्या होता है ये ध्यान से देखिएगा। परिभाषा से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और परिभाषा के तर्क पे ही आप लोग पूरा मतलब लगा सकते हैं। कैसे? क्योंकि आप जानते हैं सीटेट में परिभाषा बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा इसकी परिभाषा में सिंपल आप भी बना सकते हैं। कैसी संख्या हो जाएगी? वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं। कैसी संख्याएं होती हैं? परिमेय संख्याएं। अभी मैं आप लोगों को एकदम से बेसिक तरीके से ये बातें आप लोगों के जहन में उतार दूंगा। कैसे? ध्यान से देखिएगा। वे संख्याएं जो गिनने के योग्य हों। या फिर जिनको गिना जा सके। वे संख्याएं जिनको गिना जा सके वे कैसी संख्या होती हैं? वे प्राकृतिक संख्या होती हैं। अब उदाहरण के माध्यम से समझिए। उदाहरण देखिएगा। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? इसका उदाहरण हो जाएगा 1 2 3 4 से लगाए, ठीक है। ये हो जाएगा अनगिनत, ये अनगिनत हो जाएगा, ठीक। ये साइन देख लीजिएगा जो आप लोगों को उचित लगे। ये अनगिनत का साइन है, मतलब कि 1 2 3 4 जहां तक ये आप संख्या सोच लें, पढ़ लें, लिख लें, वहां तक ये संख्याएं कैसी हो जाएंगी? प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। अब इसको बेसिक तरीके से समझिए। किसी बच्चे को आप बुलाएंगे, कहेंगे बेटा गिनती सुनाओ, तो वो कहां से शुरू करता है? वो एकदम नेचुरल, प्राकृतिक रूप से, एकदम नेचर के हिसाब से वो कहां से शुरू करता है? 1 से शुरू करता है। ऐसा नहीं है कि वो कहेगा कि 0 1 2 3, नहीं, वो 1 से शुरू करता है। चाहे आप किसी भी दुनिया के किसी भी बच्चे को उठा लीजिए, आप कहिए कि बेटा तुम्हें गिनती आती है, वो कहेगा यदि हाँ, तो कहेंगे आप सुनाइए, तो हमेशा वो कहां से शुरू करेगा? 1 से शुरू करेगा, क्योंकि वो नेचर से जुड़ा हुआ है, वो उसके नेचर में है, वो उसके प्रकृति में है। कहां से शुरू करने का? 1 से शुरू करने का। इसीलिए प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती हैं? 1 से शुरू होती हैं, ठीक है, 1 से शुरू होती हैं। ये हो गई प्राकृतिक संख्या। अब यहीं पे प्राकृतिक और पूर्ण संख्या में अंतर देख लीजिएगा। दूसरा है हमारा पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं, लेकिन इसमें जीरो क्या होता है? इंक्लूड होता है। जीरो को लेकर के, जीरो क्या होता है? इंक्लूड होता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी शादी विवाह में गए, आप अपने दोस्त से पूछे, 3-4 लोग हैं आप लोग, तो आप लोग अपने दोस्त से पूछे कि तुम कितना रसगुल्ला खाए? तो वो कहा कि हम 4 रसगुल्ला खाए। उससे पूछे तुम कितना खाए? तो वो कहा कि हम 2 रसगुल्ला खाए। और तीसरे से पूछे कि तुम कितना खाए? वो कहा कि नहीं, हम 1 को नहीं खाए। वो क्या हो गया? वो पूर्ण में आ जाएगा, मतलब कि 1 भी नहीं, 0 रसगुल्ला हम खाए। तो 0 कैसी हो जाएगी? वो पूर्ण में आ जाएगी। तो इसमें क्या होता है? अब इसमें एक लाइन और बढ़ा लीजिएगा कि इसमें केवल धनात्मक संख्याएं होती हैं, ठीक है। इसमें ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती हैं, इसमें केवल धनात्मक संख्याएं होती हैं। अब पूर्ण संख्या क्या होता है? हमने क्या बताया? प्राकृतिक प्लस 0 इंक्लूड करके। इसका मतलब कहां से ये शुरू होगा? तो ये 0 1 2 3 4, और ये कहां तक जाएगा? ये भी जाएगा आपका इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये क्या हो गया? हमारा पूर्ण संख्या हो गया। पूर्ण संख्या में ध्यान रखिएगा, पूर्ण मतलब पूरा। गिनती आप 1 से 100 तक या फिर 1 से 10 तक लिखेंगे, जब तक 0 नहीं रहेगा, क्या 1 से 100 तक गिनती या फिर 1 से 10 तक लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे।
गिनती कब लिख पाएंगे? जब आपके पास पूरा नंबर हो। और पूरा नंबर कितना होता है? तो पूरा नंबर 1 से 9 नहीं होता है, 0 से 9 होता है, यानी 0 इंक्लूड होता है उसमें। तो कभी भी पूर्ण मतलब, पूर्ण का हिंदी में अर्थ देखेंगे, पूर्ण मतलब पूरा होता है। और पूरा कैसे आप किसी गिनती को लिख लेंगे? जब तक 0 नहीं रहेगा पूरा नहीं लिख पाएंगे। यहां से ये ट्रिक के हिसाब से याद कर लीजिएगा, पूर्ण मतलब पूरा। पूरा कैसे? 0 इंक्लूड करके। प्राकृतिक, नेचर, प्रकृति, यहां से आप लोग यहां इसको ध्यान में रख सकते हैं और पूर्ण संख्या से इसको ध्यान में रख सकते हैं। ये हो गया प्राकृतिक और पूर्ण का कॉन्सेप्ट। यहीं पे यदि हम अगर बात करते हैं, नहीं दिखेगा, नहीं तो यहीं पे अगर हम बात कर लेते पूर्णांक की, कि पूर्णांक संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या में 2 बच्चों को तो देख चुके हैं, प्राकृतिक और पूर्ण। अब बात करते हैं परिमेय के तीसरे बच्चे की, वो कौन सा है? पूर्णांक। और पूर्णांक संख्याएं ये क्या होती हैं? पूर्णांक ये संख्याएं कैसी होती हैं? तो इसमें प्राकृतिक संख्या भी आ जाएगी, पूर्ण संख्या भी आ जाएगी, साथ ही साथ इसमें नकारात्मक संख्या मतलब कि निगेटिव वाले संख्या भी आ जाएंगे इसमें। कैसे? इसमें ध्यान रखिएगा, जैसे कि इसमें पूर्ण संख्या आ गया। पूर्ण कहां से शुरू होता था? 0 से शुरू होता था। 1 2 3 4, ये सब पूरा कहां पे जाता था? इन्फिनिटी तक जाता था, इन्फिनिटी तक जाता था। और इधर अब ध्यान से देखिएगा, इधर -1, इधर -2, इधर -3, ये भी क्या हो जाएगा? इंक्लूड हो जाएगा। यानी ऋणात्मक संख्याएं भी इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। वो कैसी संख्या कहलाती हैं? वो पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं? 1 से लेकर के अनंत तक। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? 0 से लेकर के अनंत तक। और पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं? पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या, साथ ही साथ नकारात्मक संख्याएं भी क्या होती हैं? इसमें इंक्लूड होती हैं। तो ये तीनों बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पूर्णांक में कौन सी आ जाएंगी? नकारात्मक संख्याएं भी इसमें क्या हो जाती हैं? इंक्लूड हो जाती हैं। तो ये तीनों का अंतर हो गया। अब आप लोगों को परिमेय संख्या में और अपरिमेय संख्या में अंतर निकालने आ गया होगा। और अगर अभी तक नहीं आया है तो एक बार और वीडियो को देख लीजिए, निश्चित ही इतने डिटेल तरीके से, इतने अच्छे से, आई होप मतलब कि कोई नहीं बताया होगा इतना चिल्ला चिल्ला के। खैर, अब हम बात करते हैं, जल्दी से नहीं खत्म करेंगे तो अभी तो हम लोगों का पूरा पैडागॉजी पढ़ा हुआ है, उसको भी तो पढ़ना है, इसीलिए एक दिन में एक चैप्टर खत्म कर देना है। अब बात करते हैं हम लोग सम संख्या, विषम संख्या और भाज्य और अभाज्य। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को यहां से मिल जाएगा। 2 क्वेश्चन तो हम पहले ही बता चुके हैं कि कौन कौन से पूछे गए हैं, कैसे पूछे जाते हैं। एक पाई वाला और एक पूर्ण या फिर पूर्णांक वाला थ्योरी बेस। और यहां से सम, विषम, भाज्य, अभाज्य से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं सम संख्या की। सम संख्या ये कौन सी संख्या होती है, कैसी संख्या होती है? सम संख्या, सम संख्याएं वे संख्या होती हैं जो 2 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाए। ध्यान रखिएगा, जो 2 से ये वे संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। विभाज्य हो जाए। अब ध्यान रखिएगा, कोई भी संख्या है, जैसे यहां पे है आपका 22। अब इसको कैसे जानेंगे? 2 से भाग देंगे, 2 1 कम 2, कट गया, 2 उतरा, 2 1 कम 2। देखिए यहां पे ये कट गया। तो ये कैसी संख्या है? 22 एक कैसी संख्या है? ये है मतलब कि सम संख्या। कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या हो, 2 से आप भाग दीजिए, वो संख्या यदि कट जाती है, सब कुछ मिलेगा, ट्रिक के हिसाब से भी मिलेगा, लेकिन पहले बेसिक तो समझिए। खैर,
2 से अगर पूर्णतः भाग चला जा रहा है तो वो कैसी संख्या है? सम संख्या है। और 2 से भाग नहीं जा रहा है तो वो कैसी संख्या है? विषम संख्या है। अब कोई पूछ ले, यहां से लगाए 1 2 3 8, इतना बड़ा संख्या हो तो क्या हम भाग लगा करके देखेंगे? नहीं देखना है भाई, नहीं देखना है। इतना बड़ा संख्या है तो नहीं देखना है भाग लगा करके। केवल हमें क्या देखना है? लास्ट का अंक देखना है, अंतिम का अंक देखना है। यदि अंतिम का अंक 2 से भाग चला गया तो वो समझिए वो पूरी संख्या कैसी संख्या है? वो पूरी संख्या सम संख्या है। और यदि अंतिम का अंक 2 से भाग नहीं गया तो वो कैसी संख्या है? वो समझिए कि वो विषम संख्या है। 2 से भाग नहीं जाएगा, 2 1 कम 2, शेष बच जाएगा। यदि किसी भी संख्या में शेष बच जाए तो ये समझिए कि उसमें 2 से भाग नहीं जा रहा है तो वो कैसी संख्या है? विषम संख्या है। यदि शेष नहीं बचा तो वो कैसी संख्या है? सम संख्या है। यदि शेष बच गया तो वो कैसी संख्या है? विषम संख्या है। ठीक, सम नहीं है वो। ये तो हो गया सम और विषम का कॉन्सेप्ट। बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से, चाहे कितना हो भी बड़ा संख्या रहे, हमें क्या चेक करना है? लास्ट का अंक चेक करना है कि यदि लास्ट के अंक में 2 से भाग चला जा रहा है तो वो संख्या सम संख्या है। यदि 2 से भाग नहीं जा रहा है तो वो कैसी संख्या है? विषम संख्या है। ये सम और विषम का अंतर हो गया और ये बात हो गई। ठीक है, सम और विषम। आई होप ये पूरा सम और विषम समझ में आ गया होगा। अब यहां से देखिएगा, भाज्य और अभाज्य से यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2 क्वेश्चन मैं यहीं से आप लोगों को बताऊंगा, भाज्य और अभाज्य से। भाज्य और अभाज्य संख्या, ये संख्याएं कौन सी संख्या होती हैं, कैसी संख्या होती हैं? ध्यान से देखिएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे आप किसी भी राज्य के टेट में देख लीजिए, चाहे किसी सीटेट में देख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आइए समझते हैं भाज्य संख्या। पहले हम लोग देखते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, बात ये आती है। तो भाज्य संख्या की यदि हम परिभाषा की बात करते हैं तो भाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं जो अपने के साथ एक और अपने के साथ साथ किसी अन्य तीसरे अंक से भी कटती हैं तो वो कैसी संख्या होती हैं? वे भाज्य संख्या होती हैं। आइए इसको परिभाषा के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं, लिख लेते हैं। वे संख्याएं जो एक और अपने के अलावा अपने के अतिरिक्त किसी अन्य तीसरे संख्या से कटे, तीसरे संख्या से विभाजित हो तो वे संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती है। जो एक और अपने के अलावा किसी अन्य तीसरे से गलत लिखा है, किसी अन्य तीसरे संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो जाए तो वो संख्याएं कैसी संख्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या कहलाती हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि ये 12 है। 12 किससे कट जाएगा? देखिए 1 से कट जाएगा, 1 से भाग देंगे तो 12 बार जाएगा, इसीलिए ये क्या है? 1 से भी कट जा रहा है। अपने से भी कटेगा, 12 से करेंगे 1 आंसर आएगा, इसलिए अपने से भी कट जा रहा है। अब क्या 12 किसी और भी संख्या से कट जा रहा है पूरी तरीके से? तो यहां पे 3 से भी कट जाएगा,
3 चौका 12, 4 से भी कट जाएगा, 4 तिया 12, 6 से भी कट जाएगा, 6 दूनी 12, यानी ये 12 किससे किससे कट जा रहा है, 2 से कट जा रहा है, 3 से कट जा रहा है, 4 से कट जा रहा है, 6 से कट जा रहा है और खुद 12 से कट रहा है। ठीक है, ये इतने अंकों से कट रहा है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब एक और अपने के अलावा, ध्यान से परिभाषा देखिए, एक और अपने के अलावा यदि यह संख्या किसी तीसरे संख्या से कट जा रही है तो यह कैसी संख्या है, यह भाज्य संख्या है। ठीक है, इस परिभाषा के हिसाब से इसको रिलेट करिए। एक और अपने के अलावा किसी अन्य तीसरे संख्या से यदि यह संख्या विभाजित हो जाती है तो यह कैसी संख्या है, यह भाज्य संख्या है। ये तो बात समझ में आ गई भाज्य संख्या की। लेकिन अब हम बात करते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या, इस परिभाषा के हिसाब से अब हम लोग लिखना शुरू करते हैं, लिखेंगे नहीं, समझना शुरू करते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या को परिभाषा के हिसाब से। ध्यान से देखिएगा, क्या एक में यह परिभाषा फिट बैठ रहा है। वे संख्याएं जो एक से तो कट जाएगा, और अपने ये खुद है, एक और अपने तो ये खुद है, किसी अन्य तीसरे से कट रहा है, नहीं कट रहा है। इसका मतलब एक क्या है, हमारा नहीं होगा। 2 देख लीजिए, 2 जो कि सम संख्या है, सबसे छोटी सम संख्या ये है। अब 2 देखिए, 2 को यदि हम देखते हैं, 1 से कट जा रहा है, अपने से कट जा रहा है, लेकिन क्या किसी अन्य तीसरे अंक से कट रहा है, इसका भाग तो केवल 1 और 2 से जाएगा, किसी अन्य तीसरे से कट नहीं रहा है। इसका मतलब 2 भी क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। अब 3 देखिए, 3 यहां पे देखेंगे तो 3 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, बाकी अन्य किसी से नहीं कटेगा। इसका मतलब 3 भी नहीं होगा। इस परिभाषा के हिसाब से मैं आप लोगों को रिलेट करा रहा हूं, लेकिन यदि आप रटते रह जाएंगे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, एक ना एक दिन भूल जाएगा। लेकिन यहां पे प्रैक्टिकली तरीके से, बड़े आराम से, बड़े सरल तरीके से पूरा रिलेट करा करके यहां पे समझने की कोशिश करिए। ये क्या है, एक और अपने के अलावा किसी अन्य तीसरे अंक से भी यदि पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है तो यह संख्या कैसी संख्या है, यह भाज्य संख्या है। 1 से विभाजित है, अपने यानी 4 से भी विभाजित है, किसी अन्य यानी 2 से भी विभाजित है। इसका मतलब यह संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या हो गई। यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो गई, 4 हो गई। क्या हो गई, 4 हो गई। ठीक है, ये पूरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ऐसे ही ये पूछता है, और ऑप्शन में क्या रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा। यही 4 ऑप्शन रहता है। चाहे आप कोई सा भी पेपर उठा के देखिए, ऐसे ही पूछता है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी भाज्य संख्या है। ऑप्शन 1, 2, 3, 4। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 4 सही रहता है। ठीक है, ये हो गया सबसे छोटी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कैसी संख्या होती है, क्या इसका परिभाषा है, कैसे हम लोग इसको याद करेंगे, रिलेट करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, बुझेंगे, सब कुछ हम लोगों ने देख लिया। अब यहीं पे अगर हम अभाज्य संख्या की बात करते हैं तो इसी परिभाषा में थोड़ा सा केवल चेंज करना है, अभाज्य संख्या हो जाएगा। अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो एक और अपने, केवल एक और अपने से विभाजित हो, एक और अपने से विभाजित हो। ध्यान से देखिएगा, वे संख्याएं जो एक और अपने से विभाजित हो तो वे संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। कैसी संख्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा परिभाषा। वहां से देखिएगा, लिखना ना पड़े इसीलिए आप लोगों के सामने थोड़ा सा इसी में मॉडिफाई कर दिया गया है। समझने की कोशिश करिए केवल। वे संख्याएं जो एक और अपने से अलावा किसी अन्य तीसरे से विभाजित न हो, ऐसी संख्याएं कौन सी संख्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। या तो आप यहीं पे एक लाइन और बढ़ा सकते हैं कि अपने के अलावा किसी अन्य तीसरे से, अपने के अलावा किसी
अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो, विभाजित नहीं हो तो वे संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। आइए हम लोग उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं। अब उदाहरण के माध्यम से देखिएगा, उदाहरण में ले लीजिए 7 को देखिए। 7 को यदि हम काटते हैं तो ये 1 से विभाजित हो जाता है। 1 से विभाजित, कोई भी संख्या 1 से विभाजित होगा ही होगा। 1 से विभाजित हो जा रहा है और 7 से विभाजित होगा। 1 और 7 के अलावा यह दुनिया में किसी भी नंबर से नहीं विभाजित होगा। इसका मतलब ये संख्या, ये कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। इस परिभाषा से रिलेट करिए। 1 और अपने के अलावा, 1 और अपने के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है। लेकिन यदि यहीं पे हम लोग 9 देखें, 9 देखते हैं तो 1 से विभाजित हो जाएगा और 9 से भी विभाजित होगा। लेकिन 9 क्या है? 3 गुणे 3 होता है। 9 3 गुणे 3 होता है। इसका मतलब 3 भी इसका क्या है? एक गुणनखंड है। तो 9 हमारा क्या है? एक भाज्य संख्या है। एक क्या है? भाज्य संख्या है। इसीलिए 9 को नहीं लिखा जाएगा। अब एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या हम लोगों ने देख लिया 4 है, लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या देख लीजिए कि क्या है। इस परिभाषा से रिलेट करा करके हम लोग चलेंगे। 1 को देखेंगे। 1 और अपने, ये तो खुद हो जा रहा है, 1 तो है ही और अपने ये खुद हो जा रहा है। इसका मतलब 1 क्या है? नहीं है। अब 2 को देखिए। 2 एक सम संख्या है। 2 एक सम संख्या है। 1 से भी यह विभाजित होगा, 1 से भी यह विभाजित होगा और 2 से भी विभाजित होगा। 1 और 2 के अलावा यह किसी अन्य तीसरे से नहीं विभाजित हो रहा है। इसका मतलब 2 हमारा इस परिभाषा के हिसाब से क्या है? एकदम फिट आ रहा है। अब इस परिभाषा के हिसाब से यदि फिट आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गया। कौन सा? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गया? 2 हो गया। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है। हम लोगों ने सबसे छोटी भाज्य संख्या देखा 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखा कौन सा? 2। ठीक। अब ये तो हो गया भाज्य और अभाज्य। सम और हम लोगों ने विषम देख लिया। एक लाइन यहां पे नोट करके केवल लिख लीजिए कि 1 न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। ठीक है। इसीलिए सबसे छोटा 1 नहीं होता है। ठीक। यहां से ये समझ में आ गया होगा। तो आई होप ये पूरा आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे ये पूरा नंबर सिस्टम है। इसमें यही पूछा जाता है इतना, और बाकी इस पे और भी क्वेश्चन आंसर भी कराए जाएंगे। तो आई होप आप लोग ऐसे ही देखते रहिएगा और पूरा जब तक सेशन चलेगा तब तक आप लोग देखिएगा, निश्चित ही सब कुछ आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। लास्ट में चल के पैडागोजी वाला भी सिस्टम पूरा, मतलब पैडागोजी भी क्लियर करा दिया जाएगा। और जो गणित में रीजनिंग के भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि रेलगाड़ी से रिलेटेड आता है और घड़ी से रिलेटेड आता है, कैलेंडर से आता है, तो ये सारा भी इसमें इंक्लूड करके सारा कुछ आप लोगों को सामने रख दिया जाएगा। आशा करते हैं कि सभी प्रकार के जो क्वेश्चन यहाँ पे बताए गए हैं, जैसा कि एग्जाम में आता है, सब आप लोगों को समझ में आया होगा। और यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी लोग इससे जुड़ सकें, और भी लोग इससे मतलब कि लाभान्वित हो सकें। इसीलिए आप लोग अपने जो डीएलएड किए हैं, बीटीसी किए हैं, बीएड किए हैं, जो सीटेट का फॉर्म भरे हैं, जो पिछले बार कुछ नंबरों से चूक गए थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, आप लोग उनको बताइए, शेयर कीजिए, सारा कुछ आप लोगों को कवर किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।